जब उसकी कलम चलती थी तो कलाकार स्टार बन जाता था। जब वो विलेन के किरदार में पर्दे पर आता था तो उसे देखकर रूह कांप उठती थी। और जब वो कॉमेडी करता था तो हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाया करते थे। एक दौर था जब हर दूसरी फिल्म में इनका योगदान या तो कलम से हुआ करता था या फिर एक्टिंग से या फिर दोनों से ही। उस दौर में उनके बिना किसी फिल्म के बारे में सोचना भी बेमानी था। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, गोविंदा जैसे कितनों को सुपरस्टार बनाया। उन्होंने अपने जीवन के कई दशक फिल्म इंडस्ट्री को दिए, लेकिन एक दौर वो भी आया जब इसी फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। पर्दे पर सबको हंसाने वाला यह कलाकार आखिरी के दिनों में एकदम अकेला और मजबूर पड़ गया था। आखिरी दिनों में ना कोई उसे पहचानता था, ना ही वो खुद किसी को पहचानने लायक बचा था। वो अपने साथ हुए इस बर्ताव से इतना निराश हताश हुआ कि उसने सिर्फ ये फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि ये देश ही छोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हरफन मौला इंसान की जो फिल्म की हर विधा में पारंगत था। शायद वो बना ही फिल्मों के लिए था। हम बात कर रहे हैं राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर कादर खान की। 22 अक्टूबर 1937 को काबुल के घर में किलकारियां गूंजी। ये उस घर में पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले भी 3 बार ऐसा हो चुका था, लेकिन तीनों ही 8 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐसे में जब चौथे बेटे के रूप में कादर खान ने जन्म लिया तो उनकी अम्मी को खुशी तो जरूर हुई, लेकिन अगले ही पल वो खौफ के मारे ठिठक गई। उन्हें लगा कि हो न हो उनके घर पर बुरी ताकतों का साया है। उन्हें डर था कि कहीं ये बुरा साया इस चौथे बच्चे पर भी पड़ न जाए। बस अगले ही पल उन्होंने ठान लिया कि इस बच्चे को काबुल से कहीं दूर ले जाना है। फैसला तो कर लिया, लेकिन तब किसी को न मंजिल का पता था न सवारी का, लेकिन जाना तो था। ऐसे में उनका परिवार एक फौजी गाड़ियों के दस्ते में बैठ गया और वहां से हिंदुस्तान और वहां भी मुंबई आ गया। मुंबई नगरी की एक स्लम बस्ती में उन्हें रहने की जगह मिल गई। कादर खान ने एक इंटरव्यू में खुद बताया था कि वो एक ऐसी बस्ती थी जो शायद दुनिया की सबसे गंदी, सबसे सड़ी हुई जगहों में से एक थी। जिधर नजर उठाइए बस गंदगी और सड़ांध थी। वहाँ जुआ था, वहाँ शराब थी, वहाँ सुबह शाम मुर्गे और बकरे की तरह इंसान काटे जाते थे। हर दूसरे घर में कोठा खुला था। दुनिया में जितने गंदे काम हो सकते हैं वो सब वहाँ हुआ करते थे। लेकिन इतना ही काफी नहीं था। कुछ ही दिनों में उनके माँ बाप में झगड़े शुरू हो गए और हालात यहाँ तक पहुँचे कि माँ बाप के बीच लड़ाई झगड़ा, मारपीट रोज की बात हो गई और फिर एक दिन दोनों का तलाक हो गया। अब इन मुश्किल हालातों से जूझने के लिए कादर खान थे और उनकी माँ थी, लेकिन ऐसे कब तक चलता? इतना आसान भी नहीं था। गरीबी वो बीमारी है जो मजबूत से मजबूत इंसान को भी अंदर से तोड़ देती है। कादर खान की मां ने दूसरी शादी कर ली, इस उम्मीद के साथ कि दोनों मिलकर कादर खान को बेहतर भविष्य दे पाए। लेकिन ना तो गरीबी दूर हुई, ना ही हालात संभले, बल्कि हालात और बिगड़ गए। घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। 2 वक्त का खाना ही मयस्सर हो जाए वही बड़ी बात थी। सौतेले बाप कादर खान को 10 किलोमीटर दूर अपने पहले बाप के पास भेजता, इस उम्मीद में कि शायद वही बच्चे पर तरस खाकर कुछ पैसे दे देगा। ये बच्चा बेचारा क्या करता? घंटों पैदल चलता, नंगे पैर तो कभी नंगे बदन। धूप और वक्त के थपेड़े उसके बदन के पसीने की एक एक बूंद निचोड़ लेते। बेचारा जब थक जाता तो वहीं कहीं रास्ते में लुढ़क कर धंस जाता और उसकी इस हालत पर तरस खाकर लोग भीख के रूप में उसे कुछ पैसे ही दे दिया करते। लेकिन भीख मांगने से भी 2 वक्त की रोटी नसीब न हुई। कभी नमक रोटी तो कभी केवल चावल से जीने भर का अन्न पेट को मिल जाया करता, वो भी हफ्ते में 3 या 4 दिन। उनकी माँ उन्हें कभी कभी मस्जिद भेजा करती, लेकिन कादर कब्रिस्तान चले जाया करते। वहाँ वो अक्सर 2 कब्र के बीच में बैठ जाते और अपने पड़े हुए का रियाज करते। एक शख्स था जो दीवार की आड़ से अक्सर उन्हें ऐसा करते हुए देखता। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उस दौर के जाने माने रंगमंच कर्मी अशरफ खान थे। वही अशरफ खान जिन्हें महबूब खान की फिल्म रोटी में उनके काम के लिए तमाम अवार्ड भी मिले थे। अशरफ खान कादर खान से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्हें अपने एक प्ले में 8 साल के लड़के का रोल दे दिया। जब वो प्ले हुआ तो लोगों ने कादर खान को सिर माथे पर बिठा लिया। उनमें से एक शख्स ने उस वक्त कादर खान को 100 रुपए का नोट दिया और बोले कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। कादर खान ने बाद में भले ही लाखों करोड़ों रुपए कमाए हों, लेकिन उन्होंने वो 100 का नोट आखिरी दम तक संभाल के रखा। कादर खान को अपनी माँ से बेहद लगाव था।
जब वो अपनी माँ को मजदूरी करते हुए देखते तो उनका कलेजा छलनी हो जाता। एक बार वो स्कूल छोड़कर काम की तलाश में निकल गए। जब माँ को इसका पता चला तो उन्होंने कादर खान को डांटा और समझाया कि इससे गरीबी नहीं हारेगी। गरीबी से लड़ने का एक ही हथियार है और वो है पढ़ाई। बस उस दिन से कादर खान ने सब कुछ छोड़ दिया और किताबों को ही अपनी दुनिया बना ली। पढ़ाई करते करते वो कॉलेज तक पहुँचे। कम ही लोग जानते होंगे कि कादर खान ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा भी किया था। उन्होंने कई सालों तक एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया भी। पढ़ने पढ़ाने के दौरान भी वो प्ले करते रहे। एक बार वो ताश के पत्ते नाम के एक प्ले कर रहे थे। इस प्ले को लिखा और डायरेक्ट भी कादर खान ने किया था। इसमें कादर खान की एक्टिंग को उस जमाने के मशहूर कॉमेडियन आगा ने देखा तो वो हैरान रह गए। वो दिलीप कुमार साहब को इस प्ले को देखने की जिद कर बैठे। दिलीप साहब कादर से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने कादर को सगीना और बैराग ऑफर कर दी। इस तरह कादर खान का फिल्मी करियर शुरू हो गया। वैसे इनकी पहली रिलीज फिल्म थी यशराज बैनर की दाग, जिसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे। इसके बाद कादर खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए कि एक समय ऐसा भी आया जब इनके पास पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जो कभी 2 पैसों के लिए मोहताज था, आज वो बॉलीवुड का बेताज बादशाह बन बैठा। 70 के आधे दशक बाद से 90 के दशक तक इन्होंने बॉलीवुड पर एक छत्र राज किया। एक जमाना ऐसा भी था जब वो लगभग हर फिल्म का हिस्सा हुआ करते थे, कभी राइटर के रूप में, तो कभी एक्टर के रूप में, तो कभी प्रोड्यूसर के रूप में। उनकी कलम ने कितनों को सुपरस्टार बनाया। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र गोविंदा, इन सब की एक्टिंग कादर खान की कलम की गुलाम रही। वैसे बतौर डायलॉग राइटर उन्हें इंडस्ट्री में लाने का क्रेडिट जाता है बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को। दरअसल खन्ना साहब उन दिनों एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था रोटी। इस फिल्म को वो खुद ही प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वो कादर खान से इस कदर प्रभावित थे कि उनके कहने पर मनमोहन देसाई ने इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए उस जमाने में 1,21,000 रुपए दिए थे। जितनी धारदार उनकी कलम थी उतनी ही पैनी उनकी एक्टिंग। उन्होंने जो भी किरदार किए वो दर्शकों के दिलों में उतर गए। चाहे संजीदा किरदार हो या फिर विलेन या फिर कॉमेडी, वो सब में बेजोड़ थे। वो बेहद खतरनाक विलेन थे। भला कौन भूल सकता है खून पसीना के ठाकुर जालिम सिंह, परवरिश के सुप्रीमो, कुली के जफर खान, अंगार के जहांगीर खान को। वो विलेन के किरदार में ऐसे ढल जाया करते थे कि उनसे नफरत हो जाया करती थी। और यही विलेन के रूप में एक कलाकार की जीत है। उनकी अदाकारी ही थी जिसके चलते वो अपने समय में अमरीश पुरी, अनुपम खेर और प्रेम चोपड़ा जैसे विलन पर भारी पड़ जाया करते थे। संजीदा रोल्स में भी उनका कोई तोड़ नहीं था। मुकद्दर का सिकंदर का वो फकीर तो याद ही होगा, और मिस्टर नटवरलाल के मुखिया को कैसे भुलाया जा सकता है। बाकी कॉमेडी रोल्स में तो उनका कोई सानी ही नहीं था। हालांकि करियर के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद कादर खान ने विलेन के रोल से दूरी बना ली थी। बताते हैं कि एक बार उनका बेटा उनसे इस बात पर नाराज हो गया कि उसे स्कूल में सब ये कहकर चिढ़ाते हैं कि उसका बाप विलेन है। बस तभी से कादर खान ने विलेन के किरदार करने बंद कर दिए। एक समय बॉलीवुड में उनकी तूती इस कदर बोल रही थी कि 80 के दशक में वो साल में 15-15 फिल्में कर रहे थे। हालांकि जिस अमिताभ बच्चन को उनके लिखे डायलॉग्स ने बुलंदियों तक पहुंचाया, बाद में उन्हीं अमिताभ से उनके रिश्तों में खटास आ गई। कादर खान हमेशा से ही अमिताभ बच्चन को अमित कहा करते थे। बताते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनसे कहा गया कि वो अमिताभ को अमित न कहकर अमित जी कहें। बस यही बात कादर खान के दिल को चुभ गई। वो अमित को अमित जी ना कह सके और इसके बाद फिर कभी दोनों के रिश्ते पहले जैसे नहीं हो सके। इस घटना के बाद कादर खान को कई फिल्मों से हाथ भी धोना पड़ा। बॉलीवुड को कादर खान ने अपनी जिंदगी के 45 साल दिए। उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन अफसोस आखिरी समय में बॉलीवुड ने उन्हें पूरी तरह से भुला दिया। दरअसल अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते वो बीमार पड़ गए। वो डिप्रेशन में चले गए। यहाँ तक कि उनकी याददाश्त ने भी उनका साथ छोड़ दिया। जो आदमी अपनी आधी जिंदगी फिल्मों के एक सेट से दूसरे सेट तक भागम भाग करता रहा, वो घर पर कैद होने को मजबूर हो गया। फिल्में उनकी सांसें थी और फिल्मों से दूरी उनसे बर्दाश्त न हो सकी। आखिरी के 2 सालों में व्हीलचेयर और बिस्तर ही उनका जीवन रह गया था। कादर खान को एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। उनकी बीमारी का नाम था PSP यानी प्रोग्रेसिव सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी। ये ब्रेन से संबंधित एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जो शरीर की गति, चलने के दौरान बनने वाले संतुलन, बोलने, निगलने, देखने के साथ व्यक्ति के व्यवहार को भी प्रभावित करती है। इस बीमारी ने एक बार उन्हें घेरा तो फिर वो
उसके चंगुल से निकल नहीं सके। लेकिन उन्हें इस बीमारी ने नहीं मारा, बल्कि उन्हें तो उस बॉलीवुड ने मारा जिसे उन्होंने अपने हाथों से सजाया संवारा था। उनके बुरे वक्त में किसी ने भी उन्हें याद नहीं किया। उन्होंने इतने एक्टर्स को स्टार और सुपरस्टार बनाया, अफसोस सबने उनसे मुंह फेर लिया। मिलने तो दूर, किसी ने उनसे बात तक करना जरूरी नहीं समझा। उन्हें गिला सरकार से भी रहा, जिसने कभी उन्हें किसी पद्म पुरस्कार लायक भी नहीं समझा। वो अक्सर अपने छोटे बेटे सरफराज से अपना दुखड़ा सुनाया करते। जो मुंबई उनकी रगों में खून बन के दौड़ती थी, उसी मुंबई को अपने आखिरी दिनों में उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो कनाडा चले गए, लेकिन जिस्म से अगर खून निकाल लिया जाए तो भला आदमी जिएगा भी तो कैसे, और भला कब तक। 31 दिसंबर 2018 की वो मनहूस काली रात थी, जिसने भाईजान यानी कादर खान को हम सबसे छीन लिया। बॉलीवुड की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और तमाम सुपरस्टार की आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। जो बॉलीवुड उन्हें भुला चुका था, कादर खान की मौत से एकाएक सदमे में आ गया। तमाम हस्तियों ने उनकी मौत पर दुख जताया, लेकिन कादर खान के बेटे सरफराज ने ये कहकर सबको खामोश कर दिया कि मेरे पिता सबको याद करते करते मर गए, लेकिन बुरे वक्त में किसी ने एक फोन कॉल तक करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन शायद यही माया नगरी है, यहाँ सिर्फ उसे याद रखा जाता है जो चमक रहा है। चमक बिखेर कर बुझ जाने वाले दिए को यहाँ कोई नहीं पूछता। यही बॉलीवुड का स्याह सच है। भारत सरकार ने कादर खान को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। शायद यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि थी। ऐसे हरफन मौला सदियों में कहीं एक बार पैदा होते हैं। भले ही आज कादर खान हम सबके बीच ना हो, लेकिन अपनी अदाकारी से वो हमेशा सबको रुलाते रहेंगे, डराते रहेंगे और हंसाते रहेंगे। चलते चलते कादर खान साहब का लिखा ये डायलॉग, अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है और चला जाता है।